Let us talk about one more concept in relation to liquidation of a company, that is list of contributories. So contributory means what? Contributory is any person who is liable to pay any amount to the company at the time of winding up. यानी कि कॉन्ट्रीब्यूटरी हर वो व्यक्ति है या सभी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कंपनी को पैसा लौटाना है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो कंपनी जिनसे पैसा मांग सकती है वो सभी लोग कॉन्ट्रीब्यूटरी, मतलब वो अपना योगदान देंगे वाइंडिंग अप में या कंपनी को पैसा लौटाएंगे वाइंडिंग अप के टाइम पे, वो सभी लोग कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूटरीज कौन होते हैं? तो वी हैव टू गिव टू लिस्ट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। सो वी हैव रिटन हियर the list of contributories. This is provided in section 2 subsection 26 of the Companies Act 2013, जिसमें कि ये दिया गया है we have to prepare two list, list A and list B. List A means the present shareholders and the list B means the past shareholders. प्रेजेंट शेयर होल्डर्स तो हम सब समझते हैं कि जो भी अभी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जितने शेयर्स खरीदे हुए हैं कंपनी के, उस पर जितना पैसा ड्यू है, अगर वो पूरा अभी तक उन्होंने पे नहीं किया है तो हम उनसे मांग सकते हैं, इसलिए उन्हें देना पड़ेगा। ये सिंपल है और क्लियर है। पर अब जो लिस्ट बी है दैट इज पास्ट शेयर होल्डर्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ कैन वी आस्क मनी फ्रॉम द पास्ट शेयर होल्डर्स, बट द रूल इज कि अगर वाइंडिंग अप के जिस डेट को हमारा वाइंडिंग अप का या लिक्विडेशन का प्रोसेस शुरू होता है उस डेट के पिछले 1 साल के अंदर किसी शेयर होल्डर ने पार्टली पेड अप शेयर्स को डिस्पोज ऑफ किया है, यानी कि जो ऐसे शेयर्स को बेचा है जो पार्टली पेड अप थे, जिन पे उसने पूरा पैसा नहीं दिया हुआ था। सपोज एक शेयर होल्डर था जिसके पास 10 रुपये का शेयर था और उस पर उसने 8 रुपये ही पे किए थे और उस 8 रुपये की पेमेंट के बाद उसने वो शेयर बेच दिया, राइट। और कब बेचा? जब वो वाइंडिंग अप हुई है कंपनी की उसके पिछले 1 साल के अंदर अंदर, उस 1 साल से पहले नहीं, विद इन द प्रीवियस 1 ईयर फ्रॉम द वी आर गोइंग टू काउंट दिस 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप, ठीक है। तो उसके वाइंडिंग अप की डेट का पिछला 1 साल आप चेक करेंगे। उस 1 ईयर में अगर ऐसे कोई शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पार्टली पेड अप शेयर्स को बेचा है तो उन सब शेयर होल्डर्स से भी हम वो पैसा मांग सकते हैं जो उन्होंने नहीं दिया हुआ था उन शेयर, क्योंकि वो पार्टली पेड अप थे तो इसका मतलब कुछ पैसा अभी पे करना बाकी था। तो वी कैन आस्क फॉर सम मनी फ्रॉम दो शेयर होल्डर्स ऑल्सो, सो दे विल बी इंक्लूडेड इन लिस्ट बी। उनका नाम कहाँ पर आएगा? लिस्ट बी में। तो लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज या लिस्ट बी के कॉन्ट्रीब्यूटरीज का रोल कब आता है? जब हमारे प्रेजेंट शेयर होल्डर से हम सारा पैसा ले चुके हैं और वो भी सफिशिएंट नहीं है लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए, तब हम लिस्ट बी पे जा सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम लिस्ट बी को नहीं कॉल कर सकते हैं। पहला तो रोल किसका आएगा? प्रेजेंट शेयर होल्डर्स का। अगर प्रेजेंट शेयर होल्डर से भी सारा पैसा लेने के बावजूद भी हम इस स्थिति में नहीं है कि हम लौटा पाएँ अपनी लाइबिलिटीज़ को, तब हम लिस्ट बी में से जो आपके पास शेयर होल्डर्स हैं उनसे पैसा कॉल कर सकते हैं। फाइन। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस लिस्ट बी इज़ कि उस लिस्ट में जो पास शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पार्टली पेड शेयर्स को डिस्पोज ऑफ किया था, उनसे आप उतना ही पैसा मांग सकते हो जितना ड्यू था उनके शेयर्स के ऊपर, यानी कि जितना कॉल नहीं किया गया था या जितना उन्होंने पे नहीं किया था अपने शेयर्स पे। और दूसरी बात, सिर्फ उसी कर्जे को पे करने के लिए मांग सकते हो जो उस डेट पर ड्यू था, ठीक है। जब वो शेयर होल्डर नहीं रहे, जिस डेट के बाद वो शेयर होल्डर नहीं रहे, उस डेट के बाद अगर कंपनी ने कोई लाइबिलिटी इनकर की है तो उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए हम उनके द्वारा लिया गया पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि सपोज एक आपका शेयर होल्डर है जिसने 1 जनवरी को अपने शेयर्स बेच दिए और उसके बाद मार्च में कंपनी ने कुछ नए उधार में सामान खरीदा तो नए क्रेडिटर्स आए। तो ये जो नए क्रेडिटर्स मार्च में आए हैं वो भी आपकी लाइबिलिटी, कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी है, लेकिन उनको पे करने के लिए हम उस शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांगेंगे जो जिसने 1 जनवरी को शेयर्स बेच दिए थे। तो अब आपका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जिस डेट को शेयर्स बेचे गए हैं लिस्ट बी के कॉन्ट्रीब्यूटरीज द्वारा, उस डेट
डेट को एग्जिस्ट होने वाली लाइबिलिटीज़ को ही पे करने के लिए उनका जो दिया गया योगदान है वो यूज़ किया जा सकता है. सो दिस वी कैन हेल्प अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. लेट अस सी व्हाट इज गिवन हियर. Assam Tea Limited went into voluntary liquidation on 1st January 2012. Because of shortage of funds, certain creditors could not be paid. On inquiry, it was found that certain shareholders had transferred their shares sometime before the winding up. The following were the details. So, these are the details that are given here. The name of the shareholder, there are 5 shareholders A, B, C, D and E. और किस किस डेट को उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं अपने शेयर्स वो भी आपको दिया हुआ है. और नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने ट्रांसफ़र किए वो भी दिया हुआ है. और उस डेट को कितने क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग थे वो भी दिया हुआ है. यानी कि उस डेट को कितनी आपकी लाइबिलिटीज़ थी कंपनी की, वो सारी भी डिटेल्स आपको दी हुई हैं. देन ऑल दी शेयर्स वर ऑफ ₹100 ईच. ये जो ABCDE जो आपके शेयर होल्डर्स हैं इन सभी के पास ₹100 के शेयर्स थे और उस पर 80 पेडअप था. यानी कि 20 रुपये हर शेयर पे अभी पेडअप नहीं था. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम एनी और ऑल ऑफ द अबव शेयर होल्डर्स. तो इनसे हम कितना पैसा रिकवर कर सकते हैं वो हमें दिखाना है. सो दिस इज एक्चुअली लिस्ट बी, राइट. सो वी कैन राइट इट एज द लिस्ट बी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी. सो वी विल गिव अ हेडिंग, दिस इज लिस्ट बी, राइट, showing the liabilities of the contributories in list B. फाइन. तो अब आप देखिए एक एक करके हम इसको देखते हैं. सबसे पहले आपको डेट इम्पॉर्टेंट है. कौन सी डेट को लिक्विडेशन में गई है कंपनी? 1 जनवरी 2012, राइट. सो लिक्विडेशन की जो डेट है, लिक्विडेशन डेट इज 1 जनवरी 2012. तो अब हमें कहाँ तक चेक करना है? हमें उसके बैक जाना है. 1 जनवरी 2011. 1 जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2012 के बीच में अगर कोई ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अपने पार्टली पेड अप शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं तो वो लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज में आएंगे. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए ए जो है उसने कब ट्रांसफ़र किया है शेयर्स? 1 अक्टूबर 2010. 1 अक्टूबर 2010 तो इस डेट से पहले है जहाँ तक हमें चेक करना है. तो इसलिए नो लाइबिलिटी, ए की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी. तो ए को हम यहाँ क्रॉस कर देते हैं कि ए से हम कोई पैसा नहीं ले सकते. अब आप बी को चेक करिए. बी जो है उसने कब ट्रांसफ़र किया है? 1 मार्च 2011. तो 1 मार्च 2011 तो 1 जनवरी 2011 के बाद आता है. सी ने कब ट्रांसफ़र किया है? 1 जून 2011 को. डी ने 1 अगस्त 2011 को और ई ने 1 दिसंबर 2011 को. तो ये सभी डेट्स तो आपकी जो हमारी लास्ट डेट हमें चेक करनी थी 1 जनवरी 2011 उसके बाद ही आती हैं सभी डेट्स. और ये सभी हमारे contributories कहलाएंगे and they will be given, their names will be given in the list B of contributories. अब वो actually कितना contribute करेंगे? वो उतना ही contribute करेंगे जितना उनका पे नहीं किया गया था. तो 80 रुपये सबने पे किए हुए हैं हर शेयर पे और हर एक ने कितने कितने शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं वो भी आपको दिया हुआ है. तो बी ने 1000 शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं तो एक शेयर पे 20 रुपये ही मांग सकते हैं. तो आप बी से कितना मांग सकते हैं? 20 इंटू 1000. ठीक है. तो जो ए बी की लाइबिलिटी है वो 20,000 है. ऐसे सी की लाइबिलिटी 500 इंटू 20 वो 10,000 है. डी की लाइबिलिटी 400 इंटू 20 वो 8,000 है. और ई की लाइबिलिटी 100 इंटू 20 2,000 है. ठीक है. तो हर एक से आप कितना पैसा मांग सकते हो? जितने उन्होंने शेयर्स ट्रांसफ़र किए इनटू द अमाउंट विच वाज ड्यू ऑन ईच शेयर. देन द क्रेडिटर्स. अब देखो अब हमने एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने कहा था कि वो उसी लाइबिलिटी को पे करने के लिए पैसा देने के लिए बाध्य हैं जो उस डेट को एग्जिस्ट करती थी जब उन्होंने अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र किया. तो अब जो बी है उसने शेयर्स ट्रांसफ़र किए 1 मार्च 2011 को.
तो इस डेट को 16,000 आपकी लाइबिलिटी थी, तो 16,000 की लाइबिलिटी वो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए उसको हम बाउंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सी है इसने तो इसके बाद ट्रांसफ़र किया है, और डी ने उसके भी बाद ट्रांसफ़र किया है, और ई ने उसके भी बाद ट्रांसफ़र किया है। तो ये वाली जो लाइबिलिटी है 16,000 की, जो ये लाइबिलिटी है उस डेट के तो ये सभी शेयर होल्डर्स थे, बी सी डी और ई, तो ये चारों इसको शेयर करेंगे। तो ये 16,000 के जो क्रेडिटर्स हैं आपके, इस डेट को जितने शेयर होल्डर्स थे उन सभी की लाइबिलिटी बनेगी, बी सी डी और ई, ठीक है। तो अब ये जो हम यहाँ पर हमने स्टेटमेंट बनाई है, वी हैव मेड दिस लिस्ट, हाउ आर वी गोइंग टू शो इट हियर, दैट द अमाउंट इज 8,000। सो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स जो है आपके ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र 16,000 है। तो 16,000 में किस किस का शेयर आएगा, बी सी डी एंड ई। एंड हाउ आर दे गोइंग टू शेयर इट, दे आर गोइंग टू शेयर इट इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स की आप रेशियो निकालेंगे, तो 1200, तो ए के थे, ए को तो हमने लेना नहीं है, वी हैव ओनली बी सी डी एंड ई। सो वी हैव बी के शेयर्स 1000, सी के शेयर्स 500, डी के शेयर्स 400 और ई के शेयर्स 100। सो वी हैव द रेशो इज 10:5:4:1, 10:5:4:1। इस रेशियो में हम 16,000 को डिवाइड करेंगे, तो कितना शेयर आ गया सबका, 8,000, 4,000, 3,200, 800। दिस इज द शेयर ऑफ ऑल दी कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। अब अगली जो लाइबिलिटीज हैं वो 1 जून 2011 को, ये मार्च 2011 के बाद इतनी बड़ी है लाइबिलिटी, तो इसके बाद मार्च 2011 के बाद कितनी आई है लाइबिलिटीज, 26,000 हो गया है 16,000 से, तो इंक्रीज कितना हुआ, 10,000 का। तो ये जो 10,000 का इंक्रीज हुआ है लाइबिलिटी में, ये सिर्फ वही कॉन्ट्रीब्यूटरी शेयर करेंगे जो इस डेट को एग्जिस्ट करते हैं। तो बी तो जा चुका है, बी ने अपना जो शेयर्स है वो ट्रांसफर कर दिए थे इस डेट को, तो इस डेट को जो लाइबिलिटीज है 10,000 की, उसमें बी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो अब बी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो बचा कौन, सी डी एंड ई, राइट। तो अब इसमें किसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, सी डी और ई का, और उनका भी फिर से अमाउंट किस किस रेशियो में डिवाइड होगा, 5:4:1। तो यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे 5,000, 4,000 एंड 1,000। फिर ये आपका अमाउंट टोटल जो हम पे कर देंगे क्रेडिटर को, वो पहले केस में 16,000 पूरा पे हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 पे हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो बच गया, अब 26,000 जो था, सी जिस डेट को उसने ट्रांसफ़र किया उस डेट को लाइबिलिटीज जो थी वो पे कर दी उस डेट को। अब सी बाउंड नहीं है आगे का कर्जा पे करने के लिए उस डेट के बाद, जिस डेट को उसने ट्रांसफ़र कर दी। उस डेट के बाद दो बचते हैं, डी और ई, और इंक्रीज कितना हुआ है लाइबिलिटी में, इंक्रीज हुआ है 6,000। तो ये जो 6,000 की लाइबिलिटी है इसको सिर्फ डी और ई शेयर करेंगे इन द रेशो 4:1, राइट। तो 4:1 की रेशियो में अब हम इनको डिवाइड करेंगे 6,000 को, तो ये हो गया 4,800 और यहाँ पर आ गया 1,200, फाइन। सो नाउ वी हैव द पेमेंट। अब पेमेंट करने से पहले एक बार हम पूरा इसको लिस्ट को बना लेते हैं। अब अगली जो लाइबिलिटी है उसको पे करने के लिए सिर्फ ई बाउंड है, क्योंकि ई ही अकेला रह गया है और बाकी सब ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो उसके बाद जो डी के भी ट्रांसफ़र करने के बाद जो लाइबिलिटी आई है उसको सिर्फ ई पे करेगा, और वो लाइबिलिटी कितनी है, 500। सो दैट विल बी 500 एंड इट विल बी शोन इन द अंडर ईज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इन सब का मिलाकर कितना वैल्यू जो उनको पे करने की बन रही है। बी की लाइबिलिटी बन रही है 8,000, सी की लाइबिलिटी बन रही है 9,000, डी की लाइबिलिटी बन रही है 12,000 और ई की लाइबिलिटी बन रही है 3,500, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि वो मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं, मतलब कितना हम उनसे मैक्सिमम मांग सकते हैं। मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी है, जितने उनके शेयर्स हैं। बी के शेयर्स थे 1,000 इंटू 20, हर एक शेयर पे एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर है, क्योंकि वही पैसा ड्यू है हर एक शेयर पे। तो बी से हम 20,000 मांग सकते हैं,
सी से हम 500 इंटू 20 10,000 मांग सकते हैं, डी से हम 8,000 मांग सकते हैं, और ई से हम 2,000 मांग सकते हैं। फाइन, और ये उनकी लाइबिलिटी बन रही है। तो जो पेमेंट होगी वो क्या, अमाउंट रिकवरेबल कितना हो जाएगा, अमाउंट रिकवरेबल, अगर वो जो लाइबिलिटी हमारी बन रही है वो इस अमाउंट के बराबर है या इससे कम है तो वो पूरी पे करेंगे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बन रही है, जितना मैक्सिमम हम उनसे ले सकते हैं उससे अगर ज़्यादा बन रही है तो वो पे करने के लिए बाउंड नहीं है। तो बी से हम पूरा 8,000 ले सकते हैं, सी से हम पूरा 9,000 ले सकते हैं, लेकिन जो डी है उसकी लाइबिलिटी मैक्सिमम कितनी बन रही है, 8,000, और उसका जो हमने लाइबिलिटी दिखा दी वो कितनी है, 12,000, तो वो 8,000 ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। और जो ई है उसकी लाइबिलिटी मैक्सिमम कितनी बन रही है, 2,000, 20 रुपये पर शेयर, उसके शेयर्स 100 ही हैं तो वो 2,000 ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो जितना 1,500 है वो किसको भुगतना पड़ेगा, दैट लॉस विल बी बोर्न बाय द क्रेडिटर्स। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने एक कॉलम बनाया अमाउंट टू बी पेड टू क्रेडिटर्स, तो पूरा 16,000 दे दिया क्योंकि सबने कंट्रीब्यूट कर दिया। फिर बारी आई अगले क्रेडिटर्स की, उनको भी पूरा 10,000 दे दिया। लेकिन जो नेक्स्ट क्रेडिटर है 6,000, उसमें जो अब आप देखें डी का शेयर, तो डी ने 3,200 यहाँ दे दिया, डी ने 4,000 यहाँ दे दिया, तो अब उसके 7,200 तो ये हो गए, और मैक्सिमम लाइबिलिटी बन रही है उसकी 800, तो वो 8,000, तो वो सिर्फ 800 रुपये और देगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, वी कैन सी है वो ऑलरेडी कितना पे कर चुका है 8,000 में से। पहले उसने कंट्रीब्यूट किया 3,200, फिर उसने कंट्रीब्यूट किया 4,000, तो 7,200 तो वो ऑलरेडी दे चुका है। अब 8,000 ही देने हैं उसको टोटल, तो वो और कितना देगा, सिर्फ 800। तो ये जो हमने 4,800 दिखाया है इसमें से सिर्फ 800 देगा वो डी, 800 डी देगा। और जो ई है, ई की लाइबिलिटी कितनी बन रही है, 2,000, 2,000 में से वो पहले दो में कितना दे चुका है, 1,800, तो अब वो कितना देगा, सिर्फ 200 और देगा। तो यहाँ पर जो उसका हिस्सा बन रहा है 1,200, उसमें से वो 200 और देगा। तो जो टोटल पेमेंट हम करेंगे क्रेडिटर्स को, दैट विल बी 1,000। 1,000 कैसे आया, 800 दिया डी ने जो उसका बचा हुआ पैसा था, और 200 दिया ई ने जो उसका बचा हुआ पैसा था, तो 1,000 हमने पे किया। लेकिन पे कितना करना था, 6,000, टोटल लाइबिलिटी थी 6,000 की, तो बाकी का बचा हुआ लॉस कौन भुगतेगा, क्रेडिटर्स, वो क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं हो पाएगी। फाइन, देन अगले केस में अब क्रेडिटर्स हैं 500, तो अब डी से हम कुछ नहीं ले सकते, डी का 0 हो गया बैलेंस, और ई से भी कुछ नहीं ले सकते, ई ने भी जो 200 रुपये देने थे वो दे दिए, उसका पूरा 2,000 हो गया, और यहाँ पे 8,000 कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे 2,000 कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये पूरा 500 का लॉस कौन बियर करेगा, दैट विल बी बोर्न बाय द क्रेडिटर्स, राइट। तो इस तरह से आप इस स्टेटमेंट को शो करेंगे। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था कि हम कितना पैसा मांग सकते हैं पुराने शेयर होल्डर्स से, उतना ही जितना उनके शेयर्स पे ड्यू था, और सिर्फ उसी डेट को पे करने के लिए, उसी कर्जे को पे करने के लिए जो उस डेट को एग्जिस्ट करता था, जिस डेट को उन्होंने अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र किया। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर द लिस्ट बी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज।